हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं और अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेल। सेल एक अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। सेल को हम बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और सेल को पढ़ते हुए जाएंगे हम एकदम एडवांस लेवल पर। सेल के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में चीजें, इसके इम्पोर्टेंट जितने भी फंक्शंस हैं, इसके शेप, साइज, ईच एंड एवरीथिंग हम सब पढ़ेंगे। प्लस जो सेल डिवीजन वाली चीजें हैं, सेल साइकिल है या फिर माइटोसिस, मियोसिस वगैरह ये सब कुछ होता है, वो सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल एकदम शुरू से कि सेल क्या होता है, और जो चैप्टर का नाम है इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, आपको पता है कि इन सब के नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे एफिनिटी ऐप के ऊपर, और आपको सारे लेक्चर्स भी फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। आपके नीट के सिलेक्शन की गारंटी हम अपने ऊपर लेते हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत बेसिक चीजों के साथ में, जहां से आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। यहाँ पर इस चैप्टर का जो है नाम लिखा हुआ है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम ही ये है और इसमें काफी कुछ चीजें छिपी हुई हैं। सेल लिखा हुआ है और सेल के आगे लिखा हुआ है बेसिक यूनिट। मतलब कि अगर हम बात करें किसी भी कंपोनेंट की, कोई भी चीज है वो कैसे मिलकर बनी हुई है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर आपका घर है। आपका घर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? आपका घर मिलकर बना हुआ है ईंट से। जो ईंट होती है सिंपल सी, उससे मिलकर बना हुआ है। अगर हम एक एक ईंट बाहर निकाल लें तो घर पूरा खत्म, खराब हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। आप उसको तोड़ के अलग कर देंगे, पूरा पूरा ईंट जो है वो सब अलग हो जाएगी। तो जो ईंट है, जो कि मिट्टी से बनी थी या पत्थर से बनी थी या सीमेंट से बनी थी, वो ईंट हमारे घर की क्या हो गई है? बेसिक यूनिट हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या है बच्चों? जो छोटी छोटी बेसिक यूनिट है उनको बोलते हैं सेल, जिनसे मिलकर पूरी की पूरी बॉडी, हमारी जो पूरा शरीर है वो बना हुआ है। चाहे वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल और सेल्यूलर प्रोडक्ट। चलो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए हैं, मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल। सेल को हम बोल रहे हैं क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सॉरी, ये नहीं होगा यहाँ पर। स्ट्रक्चरल यूनिट हम सेल को बोल रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोली है हमने? क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी है वो किससे बनी है? मेड अप ऑफ सेल। हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट आप ऐसा बता दो जो सेल से मिलकर नहीं बना है। हमारी पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, वो सब की सब सेल से मिलकर बनी है। तो इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि हमारी स्किन हो, हमारे हेयर हो, नेल्स हो, टंग है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, आईज है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ cells. That is why cells are known as the structural unit of life. और सेकंड जो इसमें वर्ड आया था, सेकंड वर्ड था बच्चों, जिसको हमने कहा था फंक्शनल यूनिट। क्या कहा था? फंक्शनल यूनिट। हमने कहा था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। जैसे कि मैं सांस ले रहा हूं, ये जो सांस ली हमने, ये जो ऑक्सीजन थी O2, इसको मैंने यूज किया, और इसको जब यूज किया तो ये मेरे बॉडी में अंदर चली गई। इससे फिर क्या हुआ? ATP का प्रोडक्शन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इसकी मदद से हम जिंदा रह पाते हैं। तो ये भी किस वजह से हो पाता है? ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सारी की सारी सेल में होती है। तो ये सारा काम सेल में हो रहा है।
हम अगर खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, वो डाइजेशन कहाँ होगा? ठीक है, HCl ने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, फाइनली वो कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। हर एक स्पेशल सेल है, कोई किसी सेल से मिलकर कोई ग्लैंड बना हुआ है, किसी से कोई एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, किसी से कोई हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। तो हर एक सेल के ऊपर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर काम दिया हुआ है पूरी बॉडी में। तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तो दो वर्ड यहां से क्लियर हो गए। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे अभी इसमें कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट। ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे चल सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ बोले। इसके बाद एक जब मतलब शुरुआत कहां से हुई, सेल का कॉन्सेप्ट आया कहां से, किसने बताया कि सेल है, सेल नाम की भी कोई चीज होती है, इसे भी देखो, इसके बारे में पढ़ो। तो एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, रॉबर्ट हुक जिनका नाम था। 1665 में, अगर हम 1665 में इंडिया के बारे में जानना चाहेंगे तो 1665 में इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रूल में था, मतलब अंग्रेजों का गुलाम था हमारा मुल्क जो था। और उस टाइम पर भी ये लोग जो थे ऐसे ऐसे रिसर्च कर रहे थे, और हम लोग सिर्फ 1857 में पहली क्रांति हुई थी और 1600 कुछ में तो मुझे लगता है कि अंग्रेज आने शुरू हुए होंगे इंडिया में, और उस टाइम पर तो हम कुछ सोच भी नहीं रहे थे ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 पे सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, और इन्होंने इसको देखा था एक कॉर्क सेल में देखा था। एक डेड कॉर्क थी, कॉर्क कैम्बियम जो होता है, उसमें इन्होंने इस सेल को देखा था। वो डेड सेल था, और इस सेल को इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछ लिया जाता है। तो माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इन्होंने इस सेल के बारे में बताया था। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद में ये डेड सेल इन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में, यानी कि 1665 से लेकर 1674, 65 10 लगभग 9 से 10 साल बाद, लगभग 9 से 10 साल बाद 1674 में इन्होंने सबसे पहले एक एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, और इन्होंने इस सेल को नाम दिया एनिमल क्यूल, मतलब छोटा सा लिविंग कमरा, लिविंग रूम, इस टाइप से इन्होंने इसको कुछ बोला था। तो एनिमल क्यूल इसको नाम दिया। और जो रॉबर्ट हुक हैं, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और जो मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी, इनको बोलते हैं स्वेंसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोला जाता है। ये वाली चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है अभी। तो इसमें हम डिटेल में कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। चलिए, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। सेल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या डाइवर्सिटी है, किस तरह के सेल्स हैं। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो आप ये मत सोचना कि हम बोर हो गए हैं और आगे सर जल्दी से तेज तेज पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है? बेसिकली इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल थ्योरी बेसिकली क्या है? सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि सेल के बारे में बताती है कि सेल क्या चीज है, सेल बना कैसे है, सेल के प्रोडक्ट क्या हैं, मतलब उसको जस्टिफाई करती है कि हाँ ये सेल है, ये ऐसे बना है, उसको बोलते हैं सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्क्लेडन और एक थे स्वैन। एक जर्मन बोटनिस्ट थे और एक क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलके 1839 में एक थ्योरी दी जिसको बोला जाता है सेल थ्योरी। और इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया था, जैसे कि इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्यूलर प्रोडक्ट। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर मुझे ले लो, मैं ही हूँ यहाँ पर स्टूडियो में और तो कोई है नहीं, तो अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर आप मुझे ले लो, ठीक है? मतलब अपने घर लेके नहीं जाना है, मुझे समझ लो कि हाँ मैं हूँ। मेरी जितनी भी बॉडी है, अगर वो स्किन है, सेल्स से बनी है। मेरी आईज हैं, सेल्स से बनी है। हेयर सेल से बने हैं। नेल सेल से बने हैं। उसके अलावा कुछ भी, एनीथिंग, मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट वो सेल से बना है। और बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो तो सेल नहीं है लेकिन वो सेल्यूलर प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरी बॉडी किससे बनी है? या तो सेल से बनी है या फिर सेल्यूलर प्रोडक्ट से मिलकर बनी है।
ये पहला पॉइंट बताया था इन दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में। उसके बाद क्या है, ऑल सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड मेटाबॉलिकली सिमिलर, मतलब कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उनमें सभी, ऐसा नहीं है कि क्यूबोइडल शेप है तो सारे के सारे सेल की शेप जो है क्यूबोइडल होगी। एक्चुअली वो उस तरह की शेप, स्ट्रक्चरली का मतलब है उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, हर एक सेल में आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, हर एक सेल में राइबोसोम मिलेगा, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि हर एक सेल जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर है और मेटाबॉलिकली सिमिलर है। मतलब कि अगर किसी सेल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन से अगर किसी सेल में एटीपी नहीं बन रहा है, तो जिस सेल में ये नहीं होगा वो सेल डेड हो जाएगा। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गए, सभी के सेल सिमिलर हो गए मेटाबॉलिकली, मतलब कि सभी में इस तरह का फंक्शन चलेगा ही चलेगा। उसके बाद क्या है, सेल परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब वाइटल का मतलब है ऐसे एक्टिविटीज अगर वो किसी की बॉडी में होना रुक जाए तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सब की सब एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करता है, ये सेल ही परफॉर्म करते हैं। अब चाहे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे वो किसी भी प्रोटीन का एक्सप्रेस करना हो, कुछ भी हो, कोई एंजाइम प्रोडक्शन हो, हार्मोन प्रोडक्शन हो, एनीथिंग, सारे वाइटल जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं, ये सेल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन इसमें हो रहे हैं। पहली ही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। उसके बाद क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस में स्टोर होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जिसको होता है, उसको भी अभी हम डिटेल में आगे अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। और ये हो गई, इन्होंने इस सेल थ्योरी के बारे में बताया इतने पार्ट। लेकिन ये जो दो साइंटिस्ट है, ये ठीक है भाई, कोई कुछ सब कुछ नहीं बता पाते हैं, इन्होंने इतना बताया, ये भी काफी था। आपको कितना आसान लग रहा होगा ना कि मैं सेल के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, अरे ठीक है बहुत इजी है यार, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसे सोचते हो ना। अच्छा ध्यान देना मेरी एक बात पर, अगर आप लोग ऐसे सोचते हो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बहुत सस्ती सी चीज है, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी सर कुछ पढ़ा ही नहीं सकते, ये तो हमको आता है सर, क्यों रिपीट कर रहे हो बार बार। चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। ईयर 1600, जैसे अभी सन 2022 चल रहा है ना, सन 1600 में चलो, सन 1600 में चलो। सेल पहली बार डिस्कवर हुआ था लगभग 1665 में, इससे भी 65 साल पीछे चलो, 1600 में चलो। उस टाइम पर अगर आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और आपसे कोई आके कहे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो आप उसको दो मारोगे खींच के, बोलोगे चल निकल, मेरा सिलेबस बढ़ा रहा है, मुझे क्या बकवास बता रहा है? ऐसे करोगे? ऐसे ही करते, क्योंकि उस टाइम पर किसी को ये ही नहीं पता था कि सेल होता क्या है। अगर उस टाइम पर मैं आपसे कहता कि सेल एक नई चीज है, सेल, आप बोलोगे मुझसे दो हाथ जुड़वा ले, मेरा दिमाग मत खराब कर, ऑलरेडी बहुत सारी घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो सेल आपको समझ में ही नहीं आता कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हो भाई, ऐसा है क्या, सेल क्या है, क्यों है, हमारी तो पूरी बॉडी है, इसमें सेल कहां से आ गया, अब फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, सेल क्या ड्रामा मचा रखा है। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो अब हमको ये इजी लग रहा है क्योंकि हमने 100 200 300 सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम इसको। इसके बाद क्या है, इन दोनों साइंटिस्टों ने कुछ चीजें बता दी, लेकिन कुछ चीजें फिर भी बतानी रह गई थी। तो एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। एक रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए, इनके काफी सालों के बाद 1855 में, जब इंडिया में पहली क्रांति की शुरुआत होने वाली थी, 1857 में मंगल पांडे ने मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत की थी, उससे 2 साल पहले 1855 में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी और इन्होंने स्टेटमेंट में एक बताया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, ऐसे करके इन्होंने एक स्टेटमेंट दी।
और इस स्टेटमेंट में इन्होंने काफी कुछ क्लियर कर दिया एक नई चीज को। और ये जो स्टेटमेंट दी थी इन्होंने, इसका मतलब था, क्या था मतलब, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कितना आसान है ना। हमको पता है कि सारे सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलकर बने हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को बताया और ये इस चीज के ऊपर बाजी मार गए। अब इनका बताया हुआ हम पढ़ते हैं और उसको मानना भी पड़ता है। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, इस टर्म का मतलब था कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जितने भी सेल्स हैं वो जो पहले से सेल्स मौजूद हैं उन्हीं से बनेंगे। नया सेल अपने आप नहीं बन सकता। बट जब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बार तो कभी नया सेल बना होगा, कभी तो बना होगा, उसके बाद ही सारा इवोल्यूशन हुआ है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी क्या है सेल थ्योरी, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कोई ना कोई पहले से प्रेजेंट होगा। अब सेल जो है हम जानते हैं बहुत अच्छे से बच्चे लोग कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। सेल के अंदर कुछ न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, वायरसेस क्या होते हैं, ये काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। तो सेल के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिनको आप ऑब्जेक्शंस की तरह देख सकते हो। जैसे कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। अब इन सब चीजों को हालांकि मैं डिटेल में बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपके लिए मेंशन कर दिए थे मैंने यहाँ पर। प्लस साथ ही में क्या है, जो वायरसेस हैं ये क्या है, असेल्युलर स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर कोई सेल्युलर मशीनरी नहीं होती है जैसे कि बैक्टीरियल सेल में या एनिमल सेल में होती है। और क्या है, आरबीसीज जो हैं और सीव ट्यूब सेल्स जो हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और प्रोटोजोआ और बहुत सारे थैलोफाइट्स, इनमें क्या, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट डिफरेंशिएट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, ये ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दे आर असेल्युलर स्ट्रक्चर्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह में रख सकते हो आप इनको, ठीक है। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी जो थी उसमें कुछ चीजें बताई गई, लेकिन कुछ सारी चीजें जो पुरानी सेल थ्योरी थी उसमें नहीं बताई गई थी, या वो ठीक से जस्टिफाई नहीं कर रही थी सेल को। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ कुछ चीजें और बताई गई एक्स्ट्रा, तो उन सब चीजों को जोड़ तोड़कर बनाई गई एक नई सेल थ्योरी, जिसको बोलते हैं अपन लोग क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी। बेसिकली क्या है, इस मॉडर्न सेल थ्योरी को सेल डॉक्ट्राइन भी बोला जाता है या फिर सेल प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है, सिंपल सा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन ये जो सेल है, ये कहती है मॉडर्न सेल थ्योरी कि इसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म होना चाहिए। इसमें और क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, और इसमें कुछ और ऑर्गेनल्स होने चाहिए, और एक कवरिंग मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। तब जाके हम उसको मानेंगे कि वो एक सेल है और सभी ऑर्गेनिज्म उस सेल से मिलकर बने हैं। ये सेल की डेफिनेशन यहाँ पर उन्होंने बता दी। इसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब कि जितने भी फंक्शंस हैं ह्यूमन बॉडी में, वो इंडिविजुअल लेवल पर जो सेल फंक्शन कर रहे हैं उनका टोटल सम है हमारी बॉडी में, हम जो फंक्शन कर रहे हैं। क्लियर है, सिंपल है। सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अगर कोई एक सेल है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकेले सर्वाइव करता है, तो ये सर्वाइव कर सकता है। बट जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या है, एनी सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये वही बात आ गई, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूले। इसके बाद क्या है, इट इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हेरिडिटी, ये भी हमने पढ़ लिया था पुरानी वाली सेल थ्योरी में। लाइफ एग्जिस्ट इन सेल, ये एक थोड़ा सा नया टर्म हमको लग रहा है। मतलब कि लाइफ एग्जिस्ट इन सेल का मतलब क्या है, अगर किसी सेल में सारी प्रोसेस हो रही है, किसी भी प्रोसेस को हम लाइफ कह सकते हैं, लिविंग प्रोसेस जैसे होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब कहाँ होते हैं,
ये सब सेल में ही तो होते हैं। अगर हम नए, आप बोलेंगे सर रिप्रोडक्शन सेल में कैसे हो जाएगा? रिप्रोडक्शन सेल में क्यों नहीं होगा? एक स्पर्म है, एक ओवम है, दोनों मिलते हैं जाइगोट बनाते हैं, दोनों स्पर्म ओवम क्या है? सेल ही तो है। रिप्रोडक्शन उन्हीं से तो हो रहा है। तो जो जितने भी प्रोसेस हैं, लिविंग प्रोसेसेस, वो सब सेल में हो रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो सेल में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद क्या है? ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल। इसका मतलब जब हम लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने ये वाली चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग की क्या होंगी? या तो वो ग्रो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ग्रोथ कैसी हो सकती है? साइज में भी हो सकती है ग्रोथ, मतलब कि एक सेल अभी इतना बड़ा था, उसके बाद वो इतना बड़ा हो गया। और नंबर ऑफ सेल का मतलब क्या है कि अभी एक सेल ये था, माइटोसिस हुआ, 2 हो गए, फिर से माइटोसिस हुआ, 4 हो गए। ये नंबर में इंक्रीज हो गया, ये भी एक तरह की ग्रोथ है। और साइज में ग्रो करना, ये भी एक तरह की ग्रोथ है। तो ये भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है सेल की। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं सेल के बारे में। जैसे कि मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में? इंटरेस्टिंग लग रहा है? अभी धीरे धीरे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा ये आपका। सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल शोज ग्रेट डाइवर्सिटी, in terms of size and shape। साइज और शेप के मैटर में जो है ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, विविधता, डिफरेंसेस। मतलब कि एक सेल अलग दिखता है तो दूसरे से सेल का साइज और शेप डिफरेंट होगा। एक सेल का फंक्शन अलग है तो दूसरे सेल का फंक्शन अलग होगा। इसको बोलेंगे हम डाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहला स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एक यूकैरियोटिक सेल का। अभी इसमें आपको ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी बताने वाला हूँ जो कि सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो अभी इसको देखना, इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जिसका साइज 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। उसके बाद अगर हम थोड़े से और सेल्स के ऊपर ध्यान से देखें, यूकैरियोटिक सेल ये हो गया। इसके बाद एक जो टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, वो आप यहां भी देख सकते हैं। इनका साइज और इस एक सेल का साइज कितना ज्यादा डिफरेंस हमको डायग्राम में भी दिख रहा है। इनका जो साइज है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। फिर आते हैं इनसे भी छोटे बैक्टीरिया, इनसे भी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं हम PPLO। एंड PPLO स्टैंड्स फॉर ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसके एग्जाम्पल हैं क्या? माइकोप्लाज्मा। ये नीट में पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा, जो कि जिनका साइज 0.1 है। और इनसे भी छोटे अगर हम देखें तो असेल्युलर स्ट्रक्चर आ जाते हैं फिर, जिनको हम बोलते हैं वायरस। 0.2 से 0.2 हो जाएगा इनका साइज। अब इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इतनी कुछ सारी चीजें हैं। एक यूकैरियोटिक सेल इतना बड़ा है, उससे छोटा बैक्टीरिया है, उससे छोटा PPLO है, उससे छोटे वायरसेस हैं। एक और अलग, अब देखो इसका शेप आप देखोगे समवट आपको रेक्टेंगुलर या स्फेरिकल नजर आएगा थोड़ा सा। इनका शेप आप देखोगे आपको पिल शेप्ड, कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे नजर आएगा आपको। आप यहां देखोगे तो बहुत छोटे छोटे सिर्फ डॉट के जैसे नजर आ रहे हैं। आप यहां देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको एक अलग फिलामेंटस स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ग्रेट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप। अलग अलग साइज के हो सकते हैं सेल, अलग अलग शेप के हो सकते हैं सेल, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं, अलग अलग जो है उनकी स्पीशीज हो सकती हैं। तो बेसिकली इसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है एंड रियली ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अमेजिंग। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको आप नेकेड आईज से देख सकते हो। यू नो, व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगता था बैक्टीरिया यार ऐसा क्या है कि सिर्फ उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको हम नेकेड आईज से देख पाए? मेरे दिल में ये क्वेश्चन ना हमेशा रहता था
कि क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया हो सकता है जिसको हम नेकेड आईज से देख सकते हो? क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया पॉसिबल है? सेल को तो हम नेकेड आईज से देख सकते हैं, जिसमें हम अगर एग की बात हम करें, जो नॉर्मल एग है वो भी एक तरह का सेल है, उसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रिच एग की बात करें, उसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, वो भी एक तरह का सेल है। बट मेरा था कि क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं? तो गाइस, अब ये चीज हम कह सकते हैं, यस, देयर इज अ बैक्टीरिया विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विद नेकेड आइज। हम उसको बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, और उसका नाम है क्या? थियो मार्गरीटा मैग्निफिका या मैग्निफिका, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, ये नाम है उस बैक्टीरिया का। और इसका साइज 2 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। 2 सेंटीमीटर, आप लोग समझ रहे हो? 2 सेंटीमीटर एक पीनट के बराबर तक का हो सकता है ये। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो जिस साइंटिस्ट ने इनको देखा है, इस तरह से पड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से थ्रेड लाइक। और इनको हम नेकेड आइज से इजीली देख सकते हैं कि वो पानी में है, तो वो दिख जाएगा आपको। 2 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है वो। तो इस बैक्टीरिया के बारे में ये इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको सबसे पहले नहीं पता थी, तो मैं आपको बता दूं कि हम आने वाले लेक्चर्स में भी इस तरह की नई नई चीजें आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो इसको आप नोट करिए। इसको नोट करने के बाद मैं देखता हूं आगे हमारा और क्या क्या चीजें हैं। ओके, मैं देखता हूं गाइज। तो गाइज, इस वाले लेक्चर में अभी आपकी इतनी चीजें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूरा यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, उनका ऑर्गेनल्स वगैरह के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स आपको पता है कि आपको फ्री में मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे सबसे पहले सेल के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसका जो अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, इनके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, इनकी काफी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करते हैं। सेल जब हम पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो वहां पर 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक तरह के सेल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली क्या है? ये थोड़े से ओल्ड फैशन हम इनको कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या दूसरा वर्ड यूज किया जाता है प्रिमिटिव, या हम एक और वर्ड इनके लिए यूज कर सकते हैं कि ये सिंपल होते हैं, इतने ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं। ठीक, ये हो गए प्रोकैरियोटिक। एक दूसरे तरह के सेल्स हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा सारी की सारी इसमें आएगी। इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास में, एक और तरीके के सेल हैं। इन सेल्स को बोला जाता है क्या? यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ये जो यूकैरियोटिक सेल है गाइस, ये थोड़े से हम कह सकते हैं कि एडवांस हैं। एडवांस हैं। अब जब एडवांस होंगे तो सभी की सारी चीजें इनमें एडवांस होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इनमें बताऊं आपको, एक आ जाएगा जैसे कि एनिमल सेल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आ जाएगा आपका प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आ जाएगा अमीबा है। किंगडम मोनेरा को छोड़कर जितनी भी सारी किंगडम्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में। तो अब हम इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोकैरियोट्स की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूकैरियोट्स की, इन दोनों को हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हम दोनों में डिफरेंशिएट भी कर पाए, इन दोनों में आपस में कि किस क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
इन दोनों में। तो सबसे पहले हम यहाँ से हमने देखिए इस तरह की कुछ टेबल्स बनाई हुई हैं ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए इस सबको पढ़ना और इन सब के बारे में आप पढ़ भी लो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को तो अगर हम कंपेयर करके पढ़े तो ज्यादा बेहतर रहता है। आप खुद को कैसे एनालाइज करते हो? आप ये सोचते हो आपका वो वाला दोस्त है या वो वाली दोस्त है, वो मुझसे ज्यादा पढ़ती है, मैं कम पढ़ता हूं तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, या मैं ज्यादा पढ़ता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह से कंपेयर करते हैं। ऐसे ही हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कंपेयर करेंगे, इजीली उनके बारे में पढ़ेंगे कौन सा कितना कितने पानी में है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर उसको बोलेंगे हम यूकैरियोटिक सेल दूसरे वाले को, इसमें क्या होता है? अगर सबसे पहले शुरू करते हैं साइज से, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पर चीजें इस तरह बना दी हैं, अगर इस चीजों को मैं सिंपली आपको बोल के भी सुना दूं तो आप पढ़ लोगे। ओके, तो इजी हो गई है। तो इसका साइज 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसका लार्ज साइज होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं प्रोकैरियोट से। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनके पास ये एडवांस सेल हैं, इनके पास मशीनरी बड़ी होती है, इनके पास ऑर्गेनल्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से इनका साइज बड़ा होता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। वन एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक एनवेलप है, उसी के अंदर सब कुछ यहाँ पर भरा हुआ है, बाहर इनका कुछ नहीं करना है, ये सिंगल सेल ही रहेंगे, ये सिंगल सेल ही रहेंगे। और एक इसमें बेसिकली क्या है, एक चीज और इंपॉर्टेंट, जैसे कि वन एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इनमें एक ही और वो है, ऐसा नहीं है इनमें कि दो दो एनवेलप प्रेजेंट है या बहुत ज्यादा एडवांस इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, इसको हम बोलते हैं टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई जाती है, टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर एक प्लाज्म भी होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिन जिसको बोलते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर डेंस मटेरियल है उसको न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पूरा न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, और जहां न्यूक्लियस होना चाहिए था वहां सिर्फ और सिर्फ डेंस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसमें, जिसको न्यूक्लियोइड का नाम दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, अगर सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होगी प्रोकैरियोट्स में, तो उसमें म्यूरेमिक एसिड होगा ही होगा। ये नीट के लिए यहां से क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए कि प्रोकैरियोट्स में अगर एक सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होगा, हम बोलेंगे म्यूरेमिक एसिड। तो म्यूरेमिक एसिड इसमें होगा ही होगा। और इसका जो डीएनए है वो नेक्ड है, मतलब कि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, वो पड़ा हुआ है सेल में ऐसे ही खुला हुआ। तो डीएनए नेक्ड है, और इससे हमें पता चल जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें नहीं होंगे। हिस्टोन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है नीट में कि हिस्टोन के टाइप्स बता दो, H1, H2, H2A, H2B, इस तरह से हिस्टोन के नाम पूछ लेता है। ये पूछ लेता है कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन होती हैं कि नहीं होती हैं, कितने टाइप की हिस्टोन्स हैं जो डीएनए बाइंडिंग में हेल्प करती हैं। तो वो 4 तरह की होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती है, और इसी वजह से डीएनए जो है वो नेक्ड होता है और सर्कुलर होता है, क्रोमोसोम की इस तरह से फॉर्म में नहीं पाया जाता, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा। उसको बांधने के लिए नहीं है ना कुछ भी। इसकी बात करें, अगर हम सेल वॉल की बात कर रहे थे, तो यूकैरियोट्स में इसके कंपैरिजन में सेल वॉल प्रेजेंट अगर है तो उसमें म्यूरेमिक एसिड नहीं होगा। ओके, अगर डीएनए प्रेजेंट है इसमें होता ही है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसमें किसके साथ प्रेजेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में प्रेजेंट होगा, और जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको बांध के बाउंड करके रखती है, क्रोमोसोम की उसको शेप देती है। उसके बाद क्या है, इसमें न्यूक्लियर डीएनए इज लीनियर वेयर एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज सर्कुलर। मतलब कि जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, और वो लीनियर होता है, धागे की तरह दिखता है। और जो बाहर होता है डीएनए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, जो कि जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो वो कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है। ओके,
थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको कुछ बांध के नहीं रखता है, वो ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और वो हिस्टोन से बाउंडेड होता है, और जो कई बार छोटी छोटी क्वांटिटी जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। वो फ्रीली भी पाया जा सकता है, वो सर्कुलर भी पाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में ही होगी, और यूकैरियोटिक केस में जो ट्रांसक्रिप्शन है मतलब कि डीएनए से आरएनए का बनना वो न्यूक्लियस में होगा, और जो ट्रांसलेशन है मतलब कि प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, वो साइटोप्लाज्म में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए से अगर कोई चीज बन रही है तो डीएनए यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है तो वो न्यूक्लियस में बनेगी, और जब प्रोटीन बनती है आरएनए से तो वो बाहर निकल के आ जाता है आरएनए न्यूक्लियस से, और प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के किससे बनती है, ट्रांसलेशन से बनती है, और प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है वो साइटोप्लाज्म में है। तो ट्रांसलेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद क्या है, इसमें साइक्लोसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के द्वारा नहीं दिखाया जाता या नहीं होता है, और इसमें होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वो सभी यहाँ पर एब्सेंट होंगे और वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे यूकैरियोट्स में। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर कॉमनली एब्सेंट, जनरली नहीं पाए जाते, होंगे ही नहीं इनमें, तो इसलिए इनकी शेप और साइज भी एकदम डेफिनेट नहीं है, क्योंकि ये सेल को एक स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो वो इनमें नहीं है। तो इनमें काफी हद तक ये कैसे होते हैं, लचीले होते हैं अगर इनमें सेल वॉल नहीं होती तो, कि जैसे कि पीपीएलओ वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, गैमेट्स नहीं बनते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स क्या होगा, ह्यूमंस भी यूकैरियोट्स का एग्जांपल है, और यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स में आ जाते हैं स्पर्म एंड ओवम, तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उनके लिए एक अलग सेल ही होते हैं स्पेशली, जिनको हम स्पर्म सेल्स या एग सेकेंडरी oocyte ओवम बोलते हैं। उसके बाद क्या है, स्पिंडल apparatus इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिवीजन, ये भी इसमें नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल apparatus जिसको बोलते हैं, और इसमें ये बनता है। उसके बाद क्या है, इसमें जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है, जिसमें आपका 70S में क्या क्या रहेगा, 50S सब यूनिट रहेगा प्लस 30S सब यूनिट रहेगा, इससे मिलकर बनेगा 70S सब यूनिट राइबोसोम का। प्लस यहाँ पर जो है 80S टाइप का भी पाया जाएगा और 70S टाइप का भी पाया जाएगा, और जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है वो मिलता है 60 प्लस 40 से मिलकर बनता है 80S का। आप लोगों को पता है, मेरा एक दोस्त था when I was in post graduation and he was in अंडर ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन दोस्ती बड़ी पक्की थी। तो उसने कहा मुझे कि एक बार यार फरमान भाई बैठा के पढ़ा दो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है कैसे है, क्योंकि ही वाज फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड। 12th क्लास जो उसने पास किया था वो मैथ से पास किया था, तो उसका ज़्यादातर जो ध्यान था वो मैथ की तरफ था, लेकिन वो ग्रेजुएशन कर रहा था, माइक्रोबायोलॉजी का ही कोई सब्जेक्ट था। अब उसने मुझसे कहा पढ़ा दो, मैं उसको पढ़ाना शुरू किया, तो उसको मैं ये पढ़ा रहा था राइबोसोम, मैं उसको राइबोसोम पढ़ा रहा था, और वो चुपचाप बैठ के मेरी बातें सुन रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि देख भाई, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक राइबोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या 70S टाइप, एक राइबोसोम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 80S टाइप। मैंने कहा राइबोसोम होते तो और भी टाइप के हैं, लेकिन जो दो मेन हैं वो ये हैं। जो 70S है उसके दो सब यूनिट हैं जिनसे 70S मिलके बना है, और ये है 50S और 30S। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है 70S। अब ये सुनते ही वो एकदम उसके दिमाग की बत्ती हिल गई। मैथमेटिक्स से था, इतना तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि अगर हम 50 में 30 जोड़ेंगे तो वो 80 बनेगा, लेकिन यहां तो 80 बना ही नहीं, यहां तो 70S रह गया।
अब उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया इस बात पे, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है कि यार तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे, तुम सुन लेंगे मान लेंगे, साइंटिस्ट कुछ भी बोल देते हैं यार, बताओ 50 और 30 को मिला के उन्होंने 70 बना दिया, ये 80 होना चाहिए था। मैंने कहा भाई ये वो वाली मैथ नहीं है, ये बायो वाली मैथ है, यहाँ पर 50 और 30 70 ही होता है, तुमको ये मानना पड़ेगा। तो बड़ी बहस हुई इस चीज के ऊपर, मजा भी काफी आया। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने उसको फिर यही बोला, ये वो वाली मैथ नहीं है जो तुम पढ़ते थे 12th में, ये बायो वाली मैथ है, इसको ऐसे ही पढ़ो। 50 और 30 मिला के क्या बना, 70s बना। और जो एस है ये है स्वेडबर्ग यूनिट, जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था, जिसे दिया था ये, उसके अपने नाम पर एक यूनिट पड़ गई है। जैसे केजी वगैरह होता है, मीटर वगैरह होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे। और 80s जो है ये बनेगा 60 + 40 को मिलाकर, ये होना चाहिए था 100, ये हो गया 80s। ओके गाइस, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे इन सब चीजों के बारे में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, कुछ डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल गाइस दोनों ही क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। दोनों ही क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। लेकिन इन यूकैरियोट्स में भी आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी आप लोग टेंशन मत लेना, इन सब का स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो वहां से भी आपके जो क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया है प्लांट सेल और एनिमल सेल पे अब हम पहुंच गए हैं। प्लांट सेल में क्या चीजें हैं, एनिमल सेल में क्या चीजें हैं, वो सब हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। तो बेसिकली क्या है, इसमें एक प्लांट सेल में एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल बोलते हैं, वो इसमें पाया जाता है। कोई हमसे पूछता है टेल मी द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, है सबसे बड़ा डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, हम बोलते हैं क्या, ये होगा सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में क्या होती है, वो एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, लेट मी आस्क यू वन अनदर क्वेश्चन, टेल मी द second biggest difference between plant cell and an animal cell. Tell me the second biggest difference between plant cell and animal cell. या आपसे कोई इस तरह से पूछ सकता है, टेल मी द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एक्सेप्ट सेल वॉल। सेल वॉल को अगर हम हटा दें, उसके अलावा बिगेस्ट डिफरेंस कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, कमेंट करके बताना, देखता हूं कितना पढ़ते हो आप लोग। उसके बाद बात करते हैं, तो प्लांट सेल में कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। अभी इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको, प्लास्टिड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन छोटा सा बता देता हूं। प्लास्टिड बेसिकली क्या होता है, ये प्लास्टिड जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है क्या, कलर। और जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ये सब प्लास्टिड है। इनमें कलर भरे हुए होंगे, इनमें सारे के सारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, इनकी वजह से ही प्लांट ग्रीन कलर के नजर आते हैं, फ्लावर्स कुछ ऐसे येलो, ग्रीन, रेड ऐसे नजर आते हैं। तो ये प्लास्टिड की मदद से होता है, और ये प्लांट्स में भर भर के प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स का कलर होता है ना, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, येलो होता है। इसके बाद जो प्लास्टिड होते हैं वो जनरली एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इस तरह के पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट देखा है किसी इंसान में, मार्वल की मूवीज में ही है जो हल्क हरे रंग का दिखाया है, या कोई और रेड कलर का दिखाए जाते हैं कुछ हीरो वगैरह। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं होता है कि ग्रीन कलर का कोई आदमी है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो बिल्कुल एकदम गोरा है, कोई इंसान जो है वो बहुत ज्यादा डार्क है, कोई वेटिश कलर का है, कोई डार्क है, कोई फेयर है, कोई एक्स्ट्रा फेयर है, कोई एकदम भूरा है। वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो गाइस उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर एक नाम लिख देता हूं मैं उस पिगमेंट का। उस पिगमेंट का नाम है क्या, मेलानिन। क्या नाम है, मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट जो है बेसिकली एक ब्राउनिश कलर का पिगमेंट है, डार्क भी हो सकता है, थोड़ा सा फेयर भी हो सकता है। मेलानिन की वजह से ह्यूमंस का जो कलर है वो मेलानिन की वजह से होता है। और स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स,
वो मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, इस मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसमें मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, मेलानिन की प्रोडक्शन जिसमें बहुत ज्यादा होती है, वो लोग बहुत ज्यादा डार्क होते हैं। जिनमें मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है उन लोग का कलर थोड़ा फेयर होता है। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? चलो इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा। ए मैच्योर सेल हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सो आई वाज आस्किंग यू अबाउट द सेकंड बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, एंड हियर इज द आंसर। Vacuole is one of the major difference between plant cell and animal cell, as plant cell contains a large centrally located vacuole. जो plant cell होते हैं उनमें बड़ा सा center में एक vacuole present होता है, whereas in animal cells vacuoles are generally very small in animal cells, or usually sometimes they may also not present, they may also absent इन एनिमल सेल्स। तो वैक्यूल एक बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इनमें सेंटर में लार्ज होगा और यहाँ पर छोटे छोटे कई हो सकते हैं और कई बार नहीं भी हो सकते। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। तो जब सेंटर में वैक्यूल है तो न्यूक्लियस साइड में खसक लेगा। अब एक बार बताओ, इधर क्या है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। अभी मैं सेंटर में खड़ा हूं, ठीक है, ओके, अभी मैं सेंटर में खड़ा हूं इस बोर्ड के और कैमरे के भी, लेकिन अगर मेरे साइड में कोई यहां पर आ जाए तो उसको भी मुझे जगह देने के लिए थोड़ा साइड में होना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? तो ऐसे ही क्या है, प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल आ गया तो वैक्यूल को भी जगह चाहिए, न्यूक्लियस को भी जगह चाहिए। तो न्यूक्लियस क्या होता है बेचारा, थोड़ा सा साइड में हो जाता है, साइटोप्लाज्म के थोड़ा सा एक तरफ हो जाता है, वैक्यूल से थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये जनरली सेंटर में ही पाया जाएगा। अभी इनका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। सेंट्रियोल्स इसमें एब्सेंट हैं और ये इसमें पाए जाते हैं। रिजर्व फूड जनरली स्टार्च है और फैट है, और रिजर्व फूड इसमें क्या है, ग्लाइकोजन है और फैट है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय सेल प्लेट। मतलब कि साइटोकाइनेसिस का मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं, जब प्लांट सेल डिवाइड होते हैं तो इसमें एक सेल प्लेट बनती है जो फ्रैगमोप्लास्ट से बनती है। तो सेल प्लेट से होगा साइटोकाइनेसिस, और इसमें साइटोकाइनेसिस जो होगा वो क्लीवेज से होगा। यहां पर मेन डिफरेंस एक आ जाता है जिसको मुझे आपको बनाकर ही समझाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्लांट सेल के बारे में, तो हम बात कर रहे थे सेल प्लेट के बारे में। तो देखो क्या है, मान लो ये एक एनिमल प्लांट सेल है। आप बोलोगे सर आपने तो बेंजीन बना दिया। बेंजीन नहीं बनाया बच्चे, ये मैंने आपको प्लांट सेल ही बनाया है। कुछ इस तरह का ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। तो क्या होता है, जब ये डिवाइड करता है तो इसमें अंदर एक प्लेट बनती है, एक अंदर प्लेट बनती है, एक अंदर की तरफ प्लेट बनती है जो कि ऐसे बढ़ती जाती है एक दूसरे की तरफ, और फिर इसमें क्या हो जाता है, मिल जाती है, और फिर सेल क्या होता है, हो जाता है वो डिवाइड होता है। ये सेल प्लेट अंदर की तरफ से बनती है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की, क्लीवेज, एनिमल सेल, तो मान लो ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में जो क्लीवेज होता है ना, वो क्लीवेज बाहर से होना शुरू होता है। देख रहे हो डिफरेंस? यहां अंदर से बन रही थी लेकिन ये पूरा सेल ही बाहर से अंदर की तरफ पचक गया। तो क्लीवेज बाहर से शुरू हो रहा है और सेल प्लेट अंदर से बननी शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। ठीक है गाइस, इसको क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और डायग्राम को मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरा। ओके, डायग्राम को मैं आपको बना के दिखाऊंगा। फाइन, ठीक है, इसको अपने रेफरेंस के लिए रख लेते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब हम एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर प्लांट सेल की कई सारी साइड्स होती हैं कुछ इस तरह से जो कि प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हो। इसका जनरल स्ट्रक्चर हम बनाने के लिए कुछ इस तरह की इसके बाहर, आप देखते रहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। कभी आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना हो अपने एग्जाम में तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके, अभी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपको यहां से बताने वाला हूं।
तो आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वी कैन से या इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। और प्लांट सेल में जो मैंने आपको एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग सेल वॉल। अब देखो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा डिटेल में तो अपन लोग बाहर से जाते हैं तो कुछ चीजों को हमें अंदाजे से ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो सेल वॉल इसमें आ जाता है। ओके, इसके बाद मैंने बताया था आपको एक दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था इसमें प्रेजेंट होगा एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड क्या होगा, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होगा। एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होगा। इस लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल के साइड में थोड़ा सा अलग एक क्या प्रेजेंट होगा गाइस, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें कि मेम्ब्रेन भी है और इसका न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। तो इसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, हमारा साइट वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि बड़ा सा है। न्यूक्लियस थोड़ा साइड में हो जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है इसका, पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये कहलाएगा क्या, साइटोप्लाज्म। जितना भी ये वाला सारा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला सारा का सारा पोर्शन हो गया जो खाली जगह है जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म के बाद बच्चे लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अगर हम देखें यहां पर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। इनको जो नाम दिया गया है वो इनको बोलते हैं क्या, गोल्गी एपेरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस के बाद में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन किससे हो रहा है, डीएनए से हो रहा है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इस सीक्वेंस को अगर आप याद रखोगे तो इस सीक्वेंस के द्वारा आप किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि हमें पता है डीएनए कहाँ होगा यूकैरियोटिक सेल में, जो ये जितना भी न्यूक्लियस वाला पार्ट है इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होगा, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोइड नहीं सॉरी, न्यूक्लियोलस में। तो जब हम कहते हैं डीएनए से बनेगा आरएनए, तो डीएनए से तो आरएनए इसके अंदर बन गया, लेकिन वो आरएनए बाहर निकल के आता है और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। और आरएनए से प्रोटीन जो बनेगा वो किसकी मदद से बनता है, वो बनता है बेसिकली राइबोसोम्स की मदद से। तो राइबोसोम कहां होंगे, न्यूक्लियस में डीएनए है तो इसके आसपास ही प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है, कुछ ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं ओके। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, इनके ऊपर कुछ पोर्शन पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ज्यादा मैं यहां पर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको नजर आ जाए ये बनाऊंगा। तो जहां पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं इस वाले पोर्शन को बोलेंगे क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसको एक रफ लुक मिल गया है। रफ लुक किसकी वजह से मिला है, ये राइबोसोम की वजह से मिला है। और छोटे छोटे जो ये पोर्शन यहां पर आपको ये नजर आ रहे हैं, ये हैं क्या,
राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम, छोटे छोटे जो आपको ये ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, और इसी की वजह से इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं पर जहां ये सिंपल सा आपको बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है, इस पे राइबोसोम नहीं है, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इन सबके फंक्शन भी अपन लोग बताएंगे, लेकिन रफ वाले का हमें पता चल गया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और स्मूथ वाला क्या करेगा? लिपिड वगैरह की सिंथेसिस करता है। इसके बाद इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको बताते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, जैसे कि ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे, छोटे होंगे लेकिन ज्यादा भी नहीं होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का इतना ज्यादा काम नहीं है। यहां पर ज्यादा काम किसका है? यहां पर दूसरे ऑर्गेनल्स होंगे, जो कि कई सारे हो सकते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इनको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट इनको हम बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनको हम बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब कुछ हो गया। इसके अलावा और भी कुछ चीजें पाई जा सकती हैं, मैंने आपको बता दिया। साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसमें कुछ और भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि परोक्सिसोम, परोक्सिसोम वगैरह इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें राइबोसोम बता दिया, और ठीक है, इतना हो गया। ये जो वैक्यूल है गाइस, वैक्यूल से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये जो वैक्यूल मैंने आपको बताया है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या? टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन को? टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल की कवरिंग चारों तरफ से कर रही है। अब ये जो वैक्यूल की कवरिंग है, इसके वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसको हमने टोनोप्लास्ट बोल दिया, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको? ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं आपसे कहूं, आप एक फ्लावर ले लो, कोई भी किसी भी तरह का फूल ले लो, उस फूल को आप ऐसे उठा के पानी में डाल दो ओवरनाइट, रात भर के लिए। वो जो फूल है वो आप सुबह में निकालोगे, आप देखोगे फ्लावर ऐसा का ऐसा ही है, उसमें से कोई भी कलर बाहर नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं कि आपको एक फूल लेना है, उसको अपने हाथ से क्रश करना है अच्छे से, और उस फूल को उठा के पानी में डाल देना है रात भर के लिए। आप जब सुबह उठ के देखोगे तो आपको पानी का कलर चेंज मिलेगा थोड़ा बहुत। आपको जो फ्लावर जो आपके कलर का था, रेड कलर का, तो पानी अभी आपको थोड़ा थोड़ा रेड मिलेगा। वो किस वजह से? वो इस वजह से होता है, जब हम फ्लावर को क्रश करते हैं तो ये जो टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल की, ये टूट जाती है, और कई बार इस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के, और ये जो पिगमेंट हैं ये बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। सो गाइज, ये प्लांट स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी चीजें हों जो हमने कवर ना की हों, लेकिन हम उनको भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे। हाँ, हालांकि मैं आपको एक चीज अभी के अभी बताना चाहूंगा, शायद अगर मैंने उसको स्किप किया तो शायद मैं उसको भूल जाऊं, तो ये वाला हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। इधर की जो लेबलिंग है थोड़ा सा क्लियर करके मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं इसमें। तो गाइस, क्या होता है, मान लो अब आप एग्जाम्पल के तौर पर, ये है सेल एक, प्लांट का एक सेल, ठीक है। एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है सेल सिग्नलिंग की मदद से, जिसमें या तो वो एक सेल को दूसरे सेल का हार्मोन का सिग्नल भेजेगा, एंजाइम का सिग्नल भेजेगा, प्रोटीन का सिग्नल भेजेगा, न्यूरॉन का सिग्नल भेजेगा। एनिमल्स में ऐसा होता है, लेकिन प्लांट का जो सेल है वो एक सेल दूसरे सेल से किस तरह से कनेक्ट करेगा, उसके लिए क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास में एक सेल है, और ये सेल के पास में यहां कहीं पर एक दूसरा सेल भी प्रेजेंट होगा इस तरह का, जो अभी हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर मैंने एक ही सेल बनाया है, लेकिन अब ये बना दिया मैंने आपके सामने एक दूसरा सेल, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, वैक्यूल वगैरह हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने दूसरा सेल बनाया है इस सेल के पास ही। प्लांट में ऐसी होता है, एनिमल्स में ऐसी होता है, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सेल। तो ये जो सेल है, एक सेल प्लांट का, इसमें से एक कनेक्टिंग लिंक है दूसरे सेल की तरफ, एक कनेक्टिंग लिंक है
दूसरे सेल की तरफ, और इस कनेक्टिंग लिंक को जो नाम दिया जाता है, इस कनेक्टिंग लिंक को नाम दिया जाता है क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। सो बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा के ऊपर आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लाज्मोडेस्माटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू प्लांट सेल्स और नेबरिंग प्लांट सेल्स। इसके जरिए ये कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, और ये कनेक्टिंग लिंक इन दोनों सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया है ये? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को। अब जो ये बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने आ गया है क्या? एक एनिमल सेल का। हालांकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं आपको बना के ड्रॉ करके जो है वो सारा दिखा देता हूं अच्छे से कि कैसा कैसा इसमें चीजें क्या क्या होती हैं। इसको अपन लोग कर लेते हैं छोटा। ठीक है बाबू, आप इधर आ जाओ और यहाँ आप बैठ जाओ आराम से। ओके ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है बच्चों? सेल वॉल नहीं होता है। इस वजह से एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, या सर्कुलर होता है, या वो पचक सकता है, खुल सकता है इजीली। तो हम उसको इस तरह से सर्कुलरली ड्रॉ करते हैं इजी वे में। ठीक है, ओके। हमने यहां पर अब से पहले भी, अभी जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो ये पढ़ा था बिल्कुल क्लियरली कि प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल होता है, साइड में न्यूक्लियस होता है, और जो एनिमल सेल है वहां पर सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियर की भी क्या है? मेम्ब्रेन वगैरह है। मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, सारा कुछ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। तो बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? सारा का सारा ये न्यूक्लियस है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। इसके बाद जितना भी खाली एरिया है, ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है। जो इसमें बाहर की लेयर है सबसे, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसमें सेल वॉल तो होती नहीं है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद इसमें और क्या चीजें हैं? जैसे कि मैंने आपको प्लांट सेल में भी बताया था, इसमें यहां पर कुछ इस तरह की चीजें प्रेजेंट होंगी। ओके गाइस, ये क्या बन रहा है यहां पर? ये जो चीजें हैं इसमें, यहां पर इसमें कुछ पर प्रेजेंट होंगे ग्रेन्यूल्स, जैसा कि प्लांट सेल में भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए थे। कुछ बहुत छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर प्रेजेंट होंगे, और ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं क्या? राइबोसोम। राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है ये एनिमल सेल में 80S टाइप का होगा, और इस राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसका नाम था क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम होने की वजह से इसका नाम बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम की वजह से इसकी अपीयरेंस जो हो जाती है वो रफ हो जाती है, तो इसका नाम पड़ा क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें और कुछ चीजों के बारे में देखते हैं। बिल्कुल यहां पर एक साइड में और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर हम देख सकते हैं यहां पर कोई भी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। तो इसको कंपैरिजन करके इसका नाम जो है यहां पर वो पड़ा है क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शन वगैरह भी मैं अभी आपको बताऊंगा सारी कुछ चीजें, तो आप अभी बने रहिएगा लेक्चर में। इसके अलावा भी यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह के। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है क्या? गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, गोल्जी एपेरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये हो गए। इसके अलावा इसमें और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लांट सेल का जब मैं पढ़ा रहा था डिफरेंस वगैरह इन दोनों में, तो यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और कई सारे हो सकते हैं। ये हैं क्या? वैक्यूल्स।
ये है क्या, वैक्यूल्स। ये कई सारे हो सकते हैं, छोटे छोटे हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं वो यहां पर इस तरह से कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्पेशली अलग से भी पढ़ेंगे। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें बच्चे लोग और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर, इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये कहलाते हैं क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब यहां पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास भी अपना एक अलग डीएनए हो सकता है, इसके पास अपना राइबोसोम हो सकता है। वो हम पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको तब बताऊंगा। तो अभी इतना हमने पढ़ लिया है, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। यहाँ पर कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इस तरह से करके दिखा देता हूं। इनको बोलते हैं सेंट्रोसोम। और इसमें इसकी मेम्ब्रेन के साथ साथ कुछ और भी स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे पड़े हुए होते हैं। बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्या, माइक्रोफिलामेंट। हाँ तो बच्चों, यहां तक अब आपको समझ में आ गया है। इसके बाद माइक्रोफिलामेंट वगैरह ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर और आ जाता है, क्योंकि अभी हम डिफरेंस की बात कर रहे थे। हमने प्लांट सेल देख लिया, एनिमल सेल देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। फिर प्रोकैरियोटिक सेल भी बेसिकली क्या है, इसमें सारे के सारे जनरली बैक्टीरिया आते हैं। तो हम बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर को डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसको बाबू को हम रख देते हैं साइड में, और बनाकर ड्रॉ करके देखते हैं कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आखिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक चीज। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, यहां पर मैंने एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आपको कैसा लग रहा है, सर ने कैप्सूल बना दिया है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बच्चों, इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है यहां पर। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो इसके ऊपर लेयर है, बेसिकली ये रहता है, इसके असल में क्या होता है, इसके ऊपर भी एक और लेयर है, जो कि जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, स्लाइम लेयर या कैप्सूल जिसको बोला जाता है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, जब सारा कुछ ड्रॉ हो रहा है तो इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर की जो लेयर है, ये हो गई क्या, सेल वॉल। इसके अंदर की जो लेयर है, इसको बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, ये तीनों की तीनों क्या है, लेयर्स हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में भी अगर स्मूथ रहेगी तो वो स्लाइम लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर स्मूथ है तो स्लाइमी लेयर है, मतलब वो बहुत ढीली डाली है, स्लाइमी लेयर है। अगर वो बहुत ज्यादा रिजिड है तो वो कैप्सूल कहलाएगी। सेल वॉल आप जानते हैं, इसमें म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होगा अगर बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पर इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होती है यूकैरियोटिक वाली सेल मेम्ब्रेन से। थोड़ा सा अंदर इसमें चलते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर यहाँ से ओरिजिनेट होता है बाहर की तरफ। इस स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, फ्लैजिला। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, इतना काफी है, फ्लैजिला। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्या, फ्लैजिलम, मतलब सिंगुलर, अकेला। ये हो गया क्या है, फ्लैजिलम हो गया है। फ्लैजिला के बाद में इसमें छोटे छोटे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यहां पर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अगर मैं ड्रॉ करूं इसके ऊपर, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइलस। इसको
इसको क्या बोलते हैं, पाइलस इसको बोला जाता है। उसके बाद इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, खाली जगह जो पड़ी हुई है, इसके अंदर जितनी भी खाली जगह पड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसमें ज्यादा कुछ जितना भी होता है, थोड़ा बहुत ही होता है इसके अंदर, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी कुछ इसके अंदर रहता है वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है। तो साइटोप्लाज्म इसमें एक बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में यहां पर कुछ इस तरह का डेंस मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और ये सिर्फ बीच में साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, और इसको बोलते हैं बेसिकली हम क्या, न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड ही क्या है, बेसिकली इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि नेक्ड है और सर्कुलर है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। अब इसमें ये है, इसके बाद इसमें कुछ और चीजें, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया भी था, मैंने कहा था स्ट्रक्चर में भी बताऊंगा। यहाँ पर ये इस तरह के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। अभी हम जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है गाइस, ये यहाँ पर 70S टाइप का प्रेजेंट होगा। अब देखो, हम राइबोसोम पढ़ रहे थे, राइबोसोम के बारे में बहुत पढ़ लिया हमने, प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। क्वेश्चन आपसे नीट में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे नीट में ऐसे पूछा जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि एक ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताइए जो कि एनिमल सेल में भी पाया जाता है और किसमें, बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है। अब जब ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, और क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन सिंपल इतना था कि राइबोसोम है वो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में। हम सोचते हैं राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, नहीं, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। और यही रीजन है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। 70S टाइप का राइबोसोम यहाँ पाया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें और प्रेजेंट होती हैं, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ये वाली जो है, यहाँ से मैंने थोड़ी सी मेम्ब्रेन को इसको रफ किया, और यहाँ से अंदर की तरफ मैंने इसमें कुछ बनाया। एक मैंने क्या बनाया, इनर फोल्ड बनाया है बेसिकली इसमें। और इसको चलो ठीक है, इस इनर फोल्ड को यहाँ नहीं बनाते हैं, इस इनर फोल्ड को थोड़ा सा इधर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, यहाँ मैंने ये एक इनर फोल्ड बना दिया, और इसके अंदर कुछ कुछ चीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो मैंने इनर फोल्ड, ये अंदर की मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, इन फोल्ड कर दिया, इसका जो नाम दिया जाता है वो नाम है क्या, मीजोजोम। ये नाम है क्या, मीजोजोम। और जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में, वो सारे के सारे फंक्शंस किसके द्वारा किए जाएंगे, मीजोजोम के द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे फंक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक मीजोजोम प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये जो मीजोजोम है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है इसमें कैरी आउट करेगा। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है हमारा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो पाई जाएंगी। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि वायरस जो होते हैं वो एसेल्युलर है, मतलब कि उनमें सेल्युलर एक्टिविटी नहीं होती है, उनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन कोट है, और वो किसी होस्ट बॉडी के बाहर बिल्कुल एकदम नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक हो सकते हैं। अब जब हम कह रहे हैं वायरस किसी बॉडी के बाहर, होस्ट बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, होस्ट बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या है, लिविंग्स की तरह एक्ट कर सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, और इसका नाम दिया गया है पीपीएलओ की, उसमें से होते हैं ये फैमिली में से, और इनका जो साइज है 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक है। ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल जो है वो है एसिटेबुलेरिया, जिसको हम यूनिसेलुलर एल्गा भी बोलते हैं, जिसका 10 सेंटीमीटर तक साइज हो सकता है। उसके बाद क्या है, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया का मैंने भी आपको बताया था, शायद लास्ट लेक्चर में बताया था, वो आप लोग देख लेना, थायो मार्गरेटा ऐसे करके, मैग्निफिका वो उसका नाम था, जो कि 2 सेंटीमीटर तक बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, इसको नेकेड आइज से भी देखा जा सकता है। उसके बाद क्या, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट सेल जो है वो क्लामाइडोमोनास है। स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल सेल प्लाज्मोडियम है, जो कि अभी साइज देख सकते हैं आप। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लंबा जो होता है, वो नर्व सेल है। बहुत सारे लोग इसको लार्जेस्ट में लिख लेते हैं, लेकिन ये लॉन्गेस्ट है, लंबा है थ्रेड की तरह। उसके बाद क्या, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल जो है वो रेमी बोई मारिया करके कुछ ऐसा नाम है, प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को भी। और इसके बाद जूट फाइबर के भी सेल्स कुछ हैं, और हेम्प करके कुछ है कि यहाँ पर प्लांट, इसका भी सेल है। और लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ा ओस्ट्रिच का एग है। उसके बाद में स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें वॉल्यूम वगैरह के रेशियो में, तो स्मॉल सेल हैज हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो देन द लार्जर सेल। इसका मतलब क्या है, मतलब कि एक सेल ये है और एक सेल ये है। अगर हम सरफेस वॉल्यूम के रेशियो की बात करें, तो यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल सेल हैज हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो इसका जितना वॉल्यूम है और इसके बाहर का जो सरफेस है, उसका रेशियो छोटे वाले का बड़ा होगा कंपैरिजन में बड़े वाले से। ठीक है, और ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो अब इसके बारे में, ठीक है, ये हो गया। सेल वॉल को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना काफी था। तो अभी आपको बता देते हैं, आपको नोट्स पता है, एफिनिटी पर आपको फ्री में मिल जाएंगे, सभी लेक्चर्स फ्री में एक्सक्लूसिवली मिल जाएंगे। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा एफिनिटी ऐप को, वो भी डाउनलोड कर लें, वो भी फायदा उठा सकें। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आप लोग का सब कुछ है, सबको शेयर कर दीजिए यहाँ से इस लेक्चर को। और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, पूरा नीट का सारा जितना भी सिलेबस है सब पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस लेक्चर में सेल वॉल के बारे में पढ़ना। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफी कुछ सारी चीजें पढ़ी हैं। अब हम सीधा सीधा से पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, इसके जनरल फीचर्स, इसमें हम सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, इसमें हम प्लास्टिड भी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ेंगे। बिना किसी तरीके सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेल वॉल को स्टडी किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था कॉर्क सेल में। उसके बाद में क्या कह सकते हैं हम सेल वॉल के बारे में, इट इज द आउटर मोस्ट डेड कवरिंग। डेड का वर्ड यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये लिविंग नहीं है। सेल वॉल के अंदर कोई भी लिविंग फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये कोई ना कोई लिविंग चीज से मिलकर बनी हुई है, किसी न किसी डिपोजिशन से मिलकर बनी हुई है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर इस बोतल में मैं कोई थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड भर दूं, मैं इस बोतल में कोई चिपचिपा पदार्थ भर दूं और यहाँ पर हल्का सा कट मार दूं, उसमें से वो चीज बाहर की तरफ रिसनी शुरू हो जाएगी और बाहर एक लेयर बन जाएगी, जो कि कुछ दिन में डेड हो जाएगी। इसी तरह से बनती है क्या, सेल वॉल, जो कि साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ चीजें सिक्रीट होती रहती हैं और वो जमा होती रहती हैं और उससे बन जाती है क्या, सेल वॉल। अब सेल वॉल के अलग अलग टाइप भी हैं। तो बेसिकली क्या है, सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाएगी, ये प्लांट सेल में पाई जाएगी, ये फंजाई सेल में पाई जाएगी, ये बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाएगी, जैसे कि बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, और कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन ये कहाँ एब्सेंट होगी, ये एनिमल्स में एब्सेंट होगी, ह्यूमंस में एब्सेंट होगी, और पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा में भी ये नहीं पाई जाएगी। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर में डायमीटर की अगर हम बात करें तो 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। प्लांट सेल जो होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो जनरली सेल्यूलोज से मिलकर बने हुए होते हैं, और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसमें ज्यादातर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और फंगल सेल वॉल में काइटिन नाम का एक सब्सटेंस, जैसे चिटिन भी जिसको बोलते हैं, ये पाया जाता है।
अब एक सेल वॉल में क्या क्या चीजें रहती हैं, जैसे कि इसमें एक पार्ट इसका होता है मैट्रिक्स, एक होते हैं फाइब्रिल्स और एक होते हैं डिपोजिशन। ये तीन तरह की चीजों से मिलकर बनी हुई होती है क्या सेल वॉल। इसके आगे हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये लगभग 60% तक वाटर है, 5 से 15% हेमिसेल्यूलोज है, उसके बाद में पैक्टिक और सुबेरिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। तो पैक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं 2 से 8% है। लिपिड की अगर हम बात करें 0.5 से लेकर 3%, प्रोटीन 1 से 2% इसमें मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स की बात करें तो जनरली सेल्यूलोज, फंगल सेल्यूलोज ये 10 से 15% तक हो सकते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज और फंगल सेल्यूलोज में डिफरेंस होता है, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर सेल्यूलोज होगा सिर्फ या फिर फंगल सेल्यूलोज अलग होगा तो वो 10 से 15% तक हो सकते हैं। कुछ और डिपोजिशंस इधर उधर की चीजें 0.025%। और सेल्यूलोज क्या है, इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में जो सेल्यूलोज होता है वो अलग होता है, फंगल सेल का जो सेल्यूलोज होता है वो अलग होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है, सेल्यूलोज ही है। और जो ये वॉल है इसकी बेसिकली सेल वॉल की वो उसमें कितने तरह की लेयर्स प्रेजेंट है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो होती है मिडिल लैमेला, जो कि दो प्लांट सेल के बीच में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल आती है थोड़ा सा अंदर, उसके अंदर होती है सेकेंडरी सेल वॉल और उसके अंदर होती है टर्शियरी वॉल। स्ट्रक्चर के साथ आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडिल लैमेला वगैरह के बारे में, जो कि कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। और मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा ही देता हूं बिना किसी देरी के। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, और नीचे जो लिखा हुआ है आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, वो थोड़ा सा हायर लेवल की बात है। अभी अभी आप सिर्फ इतना देखिए, जो सबसे बाहर की लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली जो लेयर है गाइज, ये वाली लेयर इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। अगर एक सेल है, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर मान लीजिए, सबसे बाहर की लेयर मिडिल लैमेला है। अगर दूसरा कोई सेल होगा तो वो यहीं आकर अटैच करेगा, तो ये दो सेल के बीच की लेयर है मिडिल लैमेला। उसके बाद यहाँ पर जो ये जितनी भी ये लेयर है, ये सारी की सारी क्या है, प्राइमरी वॉल है। इसके अंदर यहाँ पर आपको सेकेंडरी वॉल में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इसमें सेकेंडरी वॉल जो होती है ये कई तरह के प्रोजेक्शन से मिलकर बनी होती है। प्रोजेक्शन नहीं, बेसिकली कई तरह के लेयर्स मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं क्या, S1 बोलते हैं, S2 बोलते हैं, S3 बोलते हैं। तो तीन तरह की लेयर इसमें होती हैं सेकेंडरी वॉल में, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 3। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, उन डिफरेंसेस के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें तो इट लाइज इनसाइड द प्राइमरी वॉल, सबसे बाहर की तरफ मिडिल लैमेला है, उसके अंदर क्या है, प्राइमरी है, उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी का डायमीटर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जहां पर भी कोई भी आपको इस तरह की यूनिट मिल जाए जो कि न्यूमेरिकल है, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, उसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। और अगर इसकी बात करें तो तीन लेयर है, S1, S2, S3। और एक्रेशन का मतलब है कि कैसे बनती है। मान लो एक लेयर है, अगर इसके चारों तरफ कुछ डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे वो थोड़ा मोटा हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रेशन, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ओवर द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इस पेन को यहाँ खड़ा कर दूं, इधर से आंधी चलने लगे, धूल इसके ऊपर जमा होने लगे, तो वो धूल की एक परत जम जाएगी उसके ऊपर और वो मोटी होती चली जाएगी। उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्रेशन। तो क्या है, इसमें सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ और भी मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डेड हो गई है, जिसकी वजह से इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। जिसमें सबसे पहला सब्सटेंस आता है डिपोजिशन में, लिग्निन। और जिसकी वजह से लिग्निन, जिस प्रोसेस की वजह से इस पे जम जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, लिग्निफिकेशन। और लिग्निफिकेशन क्या करेगा, इसकी हार्डनेस को बढ़ा देगा, इसके रेस्पिरेशन रेट को कम कर देगा, इसकी परमिएबिलिटी को कम कर देगा, इसके वाटर कंटेंट को कम कर देगा। बात आती है नेक्स्ट है सुबेरिन। लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, ये तीन सब्सटेंस हैं जो कि सेल वॉल में पाए जाते हैं, और स्पेशली सेकेंडरी सेल वॉल में ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, सुबेरिन क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है जो कि वॉल को इम्परमिएबल बना देता है, इसकी ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। और क्या करता है, इट इज फाउंड इन द कॉर्क एंड कैस्पेरिन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। और क्या करेगा, इसके जो डिपोजिशन है उसको बोलते हैं सुबेराइजेशन, जैसे कि लिग्निफिकेशन बोल रहे थे। क्यूटिन की अगर हम बात करें, क्यूटिन क्या है, इट लाइज एज अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मल सेल वॉल एंड इट इज फैटी सब्सटेंस। ये भी फैटी सब्सटेंस है, और ये भी क्या करेगा, इसके
इसके एपिडर्मल सरफेस ट्रांसपिरेशन रेट को घटा देगा। और कुछ और सब्सटेंसेस, ये कहाँ, सबसे पहले ये बताना है ये कहाँ पाया जाता है। जैसे कि ग्रासेस के जो सेकेंडरी वॉल होती है वहां पर ये ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, जैसे किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, किस किस चीज को डिपॉजिट करता है, मिनरल वैक्सेस, टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स, ये सब चीजें यहाँ से बनती हैं, प्रोड्यूस होती है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में। आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग रिपीट करके चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझाने वाली चीज थोड़ी कम है, बताने वाली ज्यादा है कि वो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है गाइस, तो प्राइमरी वॉल में क्या है, एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि नए सेल्स में पहले बनता है, इसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं जो कि सेकेंडरी वॉल है, और वो तीन होते हैं, S1, S2, S3। सेल्यूलोज माइक्रोफाइबल्स इसके शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, इसके बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, टाइटली अरेंज होते हैं। इसमें क्या है, सेल्यूलोज जो है लो अमाउंट में होता है, इसमें हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो 50% तक पाया जाता है। इसमें पिट्स एब्सेंट रहेंगे, यहाँ पर पिट्स बहुत कॉमन है, प्रेजेंट रहेंगे। इसका लिपिड कंटेंट 5 से 10% है, प्रोटीन का 5% है। इसका क्या है, लिपिड इसमें ज्यादातर एब्सेंट है, प्रोटीन कंटेंट 1% या उससे भी कम रहता है, क्योंकि ये डेड लेयर है। और प्रोटीन वगैरह जो है वो लिविंग लेयर में पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसमें लिपिड और प्रोटीन कितना ज्यादा है। यहाँ पर 1% या उससे भी कम था। बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन हम इसको बोले, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, लिविंग मेम्ब्रेन। अभी पीछे वाली डेड थी, लेकिन ये क्या है, लिविंग मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको लिविंग बनाती हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल के अंदर की। अगर सबसे हम बात करें, सेल वॉल के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ये कैसी है, इलास्टिक है, लिविंग है, प्लायबल, हाइड्रोफिलिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है, मैं आपसे कहूं यहां पर एक मेम्ब्रेन है और ये एक सब्सटेंस है जो इसके क्रॉस जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल है सेल के लिए, तो इसने इसको क्रॉस नहीं होने दिया। एक साइज कुछ भी हो जाए इसका, एक यहाँ पर सब्सटेंस है, इसका साइज बड़ा है, लेकिन सेल को ये चाहिए, तो सेल ने इसको पास होने दिया। क्यों? क्योंकि सेल को इसकी नीड थी। इस तरह की परमिएबिलिटी, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की इस तरह की परमिएबिलिटी को बोलते हैं क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल। जिस चीज की जरूरत है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना। इसके बाद क्या है इसका, यहाँ पर आप देख लोगे नाम किसने दिया था, टर्म किसने दिया था। स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बातें करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था सबसे पहले, ठीक से जो देखा गया था। और इसका जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें लगभग 40 to 76% तक प्रोटीन हो सकती है। चीजें एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास एक रेशियो है, लिपिड 20 से 53%, कार्बोहाइड्रेट 1 से 5%, वाटर 20%, डीएनए और आरएनए इसमें एकदम से एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन है, ये सेल नहीं है, ये सिर्फ सेल की एक लेयर है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कुछ और चीज है, जैसे कि ये जो लिपिड्स इसमें होती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि जो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में होती हैं वो कौन से टाइप की होती हैं। क्या वो फॉस्फोलिपिड होती हैं, क्या वो ग्लाइकोलिपिड होती हैं, क्या वो लाइपोलिपिड होती हैं। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी लिपिड होती हैं, फॉस्फोलिपिड होती हैं। इनमें फॉस्फेट का अमाउंट काफी ज्यादा रहता है और 55% होती है टोटल लिपिड्स की। और ये एम्फीपैथिक है, एम्फीपैथिक है नेचर में, मतलब कि इनमें पोलर हेड भी है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स भी हैं। और इसमें ठीक है, इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का है बच्चों, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था, इनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था, और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। इसकी कुछ खासियत है, कुछ अच्छी चीजें हैं, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लिया था। इसमें जो बताया गया था कि लिपिड होती है, इसको बोलते सेंट्रल विस्कस जेल लाइक सब्सटेंस है, लिपिड बाइलेयर है। और बेसिकली इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड क्या प्रोवाइड करती हैं, इस मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं, और स्टेबिलिटी और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है। प्रोटीन, इसमें दो तरह के प्रोटीन हो सकते हैं अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। मान लो मैं सिर्फ और सिर्फ एक, यहां पर एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया सिर्फ मेम्ब्रेन का, इसके अंदर मैंने सेल में कुछ नहीं दिखाया है, तो इसमें कुछ बाहर की तरफ प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि सरफेस पर है, इसके पेरीफेरी पर है। इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर पेरीफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन का अमाउंट जो होता है वो लगभग 30% तक होता है
किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, और ये इजीली रिमूव किए जा सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से। जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर अगर कुछ लगा हो तो हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर वो अंदर घुस गया तो उसको निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गए। अब बात आती है इंटेग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की। जो इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊँ। ओके, आई होप ये अब आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो इसमें कैसा है बच्चों, देखो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, नीचे से भी इसी तरह के स्ट्रक्चर हैं। ओके, ये हो गया लिपिड बाई लेयर। एक लेयर ये है लिपिड की, एक लेयर ये है लिपिड की, तो दो लेयर हो गई तो बाई लेयर हो गया। मैंने कहा था आपसे क्या, मैंने कहा था आपसे सरफेस प्रोटीन्स हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन यहां सरफेस पर पाई जा सकती हैं। ये प्रोटीन क्या है, सरफेस पर पाई जा सकती हैं, जो कि इसके सिर्फ और सिर्फ ऊपर प्रेजेंट होंगी, इसकी लेयर के ऊपर प्रेजेंट होंगी। मैंने दूसरा आपसे कहा कि है इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन है जो बाई लेयर के ऊपर से शुरू हुए हैं और बिल्कुल एकदम नीचे तक जाएंगे, दोनों लेयर को बिल्कुल एकदम इंटीग्रेट करते हुए। इनमें ये कहलाती है इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर सरफेस पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रही हैं, आपको यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स भी नजर आ जाएंगे सरफेस पर, आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट के चेन भी नजर आ जाएंगे, और ये इसमें और भी क्या प्रेजेंट होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी प्रेजेंट है यहाँ पर। और इसमें कुछ अमाउंट जो होगा वो कोलेस्ट्रॉल का भी है, इस तरह से प्रेजेंट है जो। ठीक है, और इसमें इंटेग्रल प्रोटीन में बता दें, फॉस्फोलिपिड आपको बता दिया, दो लेयर बनी हुई होती है लिपिड की, जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। एक लेयर ऊपर होती है, एक नीचे होती है। ये वाली लेयर जो है ऊपर की, ये ऊपर वाली लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, और ये नीचे वाली लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की। इनका एक हेड होता है बच्चों जो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, ताकि वो पानी से बची रहे, इसीलिए वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, हेड बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें इंटेग्रल प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, अगर एक प्रोटीन ऊपर से लेके नीचे तक इसमें इंटीग्रेट हो रखी है, तो कोई अगर किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना होगा तो वो इंटेग्रल प्रोटीन के थ्रू जा सकता है। ये चैनल्स बनाती हैं, रास्ते बनाती हैं, इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है। ये सारी चीजें इनके थ्रू हो सकती हैं। ओके, ठीक है बच्चों, एक बात और बताता हूं मैं आपको। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन होगा जिसमें कि कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, ऑस्मोसिस कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। इसी वजह से इसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें यूज होगा क्या, एटीपी। और एटीपी यूज होगा, इसमें किस तरह के और मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स का वो होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें होगा सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, इन सब का एक्सचेंज होता है और इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट भी मेम्ब्रेन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन चीजें ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ये इसके कुछ दो तीन टाइप होते हैं, जैसे कि एक है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में दो चीजें आ रही हैं। एंडो का मतलब है अगर कोई सेल है, ये इसमें बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज जा रही है, ये हो गया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सबसे पहले आता है पिनोसाइटोसिस, इसको पोर्टोसाइटोसिस भी बोलते हैं। जब किसी फ्लूइड सब्सटेंस का इंटेक होता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लूइड सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। लेकिन जब किसी सॉलिड फूड सब्सटेंस का या सॉलिड सब्सटेंस का इंटेक होता है, स्पेशली फूड ही होते हैं, जब उसका इंटेक होता है किसी सेल में सॉलिड फूड का, उसको बोला जाता है क्या, फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हो गया। अब बात आती है अंदर तो चला गया, बाहर कैसे आएगा, बाहर आएगा वो एक्सोसाइटोसिस की मदद से। बेसिकली ये एंडोसाइटोसिस का रिवर्स है, जब कोई चीज बाहर आ रही है तो वो एक्सोसाइटोसिस बन जाएगी,
और इसमें रिवर्स पिनोसाइटोसिस वगैरह होता है, रिवर्स इस तरह की सारी चीजें होती हैं। पॉइंट क्या याद रखने हैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रिलीज भी हो रहा है। एब्जॉर्प्शन जहां पर भी कोई आप पूरा एमबीबीएस आपका गुजर जाएगा, एक चीज आप याद रखेंगे हमेशा जो मैं आज आपको बता रहा हूं, जहां पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां के लिए एक कंडीशन है कि वहां का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर आपका जो एब्जॉर्प्शन वगैरह है वो इजीली हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पर क्या होता है बच्चों, विलाई प्रेजेंट होती है। लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रिलीज होता है, तो वहां पर एल्विलाई जो होती है उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन वगैरह हो सकता है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इसका क्या बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं सेल के किसी भी एब्जॉर्प्शन के लिए। सेकंड पर प्रेजेंट है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स बेसिकली मैंने आपको बताया था जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनर फोल्ड्स हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेंगे, इस तरह के सारे काम ये क्या करते हैं, मीजोजोम। तो ये हो गया माइक्रोविलाई और मीजोजोम। बेसिकली क्या है, अंदर की तरफ ये इनफोल्ड्स हैं और ये रेस्पिरेशन वगैरह करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे। बैक्टीरिया के केस में रेप्लिकेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, सेप्टम फॉर्मेशन वगैरह में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, इसमें देखते हैं साइटोप्लाज्म में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली अंदर का जितना भी खाली जगह होती है एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनल्स को अगर हम हटा दें तो वो सब साइटोप्लाज्म कहलाता है, और उसमें कुछ फ्लूइड भी भरा हुआ हो सकता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, बेसिकली सैप होता है उसमें। तो कोलोइडल सॉल्यूशन उसमें प्रेजेंट होता है। तो सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर चलते हैं हम, साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे पहले अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स बेसिकली क्या है, जनरली कलर इंपार्टिंग ऑर्गेनल्स है, हमेशा कलर नहीं करेंगी, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी है जैसे कि बताऊंगा मैं आपको। इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में क्या है, प्लास्टिड्स के बारे में, दीज आर डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर्स जिनमें कि डीएनए भी प्रेजेंट होगा, और प्लांट सेल में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं, एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय हेकल नाम का एक साइंटिस्ट थे 1865 में। और ये तीन तरह के होते हैं प्लास्टिड जो होते हैं, पहले नंबर पर ल्यूकोप्लास्ट है, फिर क्रोमोप्लास्ट है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, और ये तीन प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, देखो मैंने बताया था हमेशा ये कलर इंपार्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें इसका एग्जांपल है क्या है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। और ये किसके बेसिस पर, जो ये ल्यूकोप्लास्ट है, हम इसको स्टोर्ड फूड के बेसिस पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं आगे, कि ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप हैं, वो हम किसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, स्टोर्ड फूड के बेसिस पर। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन एग्जांपल आता है अमाइलोप्लास्ट जो कि एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, और इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च। फिर आता है एल्यूरोप्लास्ट या ल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है एज अ स्टोर्ड फूड, नाम आप जान सकते हैं यहाँ पर प्रोटीनोप्लास्ट। इसके बाद एलियोप्लास्ट है, ये क्या कहलाते हैं, दे स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। थोड़ा सा आगे इसमें चलते हैं, अब आती है बात थोड़ी मजेदार जहां पर कि कलर आना शुरू हो गया है इनमें। ये है सबसे पहले इसमें क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में बेसिकली क्या है गाइस, दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स, कलर प्रेजेंट होगा, और दे हैव फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कैरेट, इसका मतलब ये कैरेट में भी प्रेजेंट होगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल है कैरोटीन, इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि कैरेट में पाया जाता है। इसमें रेड पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से टमाटर रेड होते हैं, चिलीज रेड होती है जिसको लाइकोपीन बोला जाता है, और अट्रैक्टिव कलर फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सीड को जो मिलते हैं वो इसी की वजह से मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। एज वी ऑल नो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेटिक अपैरेटस भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर थाइलाकोइड है, ग्रैना है, जिनकी मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, और इसके अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। ओके,
तो ठीक है, अगर हम बात करें कि एक सेल में या फिर एक ग्रीन प्लांट में कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, तो एक मीजोफिल सेल की अगर हम बात करें, मीजोफिल सेल, तो एक मीजोफिल सेल में एंजियोस्पर्म के लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। और साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, 4 to 6 माइक्रोमीटर इसके लेंथ, विड्थ जो है 2 to 4 मीटर वगैरह इसकी लिखी हुई है यहाँ पर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसी कैसी चीजें हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं बताऊं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और आप लोगों को इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो एज वी ऑल नो इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊं तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसी तरह का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का भी है। दो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होंगी, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है गाइज, बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। याद कर लोगे। अब इसके अंदर कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। स्टैक समझते हो, स्टैक बोलते हैं चट्टा लगाना। 1 रुपया का सिक्का रखा, उसके ऊपर फिर एक का रखा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतना ऊंचा आपने एक स्टैक बना दिया। उस तरह के स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो जैसा कि यहां इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, यहां पर भी सिंपल दिखाया हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर, अगर सिंगल की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, क्या ये हो गया ग्रेनम। पूरे की बात करेंगे क्या हो गया, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, ग्रेनम, थाइलाकोइड। ये थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में होती है क्या, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। और जो यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये जो बीच में ये दिखाई हुई है, यहाँ पर एक लैमिला है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। और जो ये इसके अंदर की जगह है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। इसके पास अपना डीएनए भी हो सकता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ctDNA भी बोलते हैं। और जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है उसको mtDNA बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, यहाँ कुछ है इसकी हिस्ट्री वगैरह, मैं हिस्ट्री वगैरह पर अभी नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्या है बेसिकली, शेप साइज आप पढ़ लोगे। सबसे पहला जो नाम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया को, वो बायोब्लास्ट दिया गया था। बाद में इसको नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर किसी ने बाद में इसको कहा पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है? क्योंकि हमारे कुछ सेल ऐसे हैं जो कि 24/7 थ्रू आउट द लाइफ एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हार्ट सेल, दिल हमेशा धड़कता रहता है और वहां पर हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां के जो सेल होते हैं वहां पर एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। हमारे जो मसल सेल्स हैं, यहाँ के हैं, पैरों के हैं, थाइस के हैं, हमें हमेशा चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वहां पर एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। तो क्लोरेला, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि क्लोरेला में मिनिमम एक तो रहेगा ही रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोस्टेरियास में एक रहेगा। ह्यूमन जो स्पर्म है वहां पर 25 माइटोकॉन्ड्रिया तक पाए जा सकते हैं, एग्जैक्ट 25 नहीं, 25 तक हो सकते हैं। किडनी सेल में 300 से 400 हो सकते हैं। जाइंट अमीबा में 5000 हो सकते हैं। लिवर सेल में 500 से 1000 हो सकते हैं। मसल सेल्स जो होती हैं, फ्लाइट बर्ड्स, वो बर्ड्स जो कि माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अगर आपने सुना होगा तो राजस्थान में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर विदेशों से बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं, माइग्रेशन आपने पढ़ा होगा। वो हिमालय के ऊपर से उड़ के आती हैं और वो रेगुलरली उड़ती हैं, कई कई दिन, कई कई हफ्ते तक रेगुलरली उड़ती हैं। उनके जो मसल्स होते हैं उन बर्ड्स के, वो इतने मजबूत होने चाहिए, वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए कि वो रेगुलरली उड़ सकें। तो उन बर्ड्स के मसल्स में जो है
50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया जो है पाए जा सकते हैं। गिनते हैं एक बार, कभी मैं गलत बोल रहा हूँ, हिंदी में गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 50,000 नहीं है, ये कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं उन बर्ड्स के मसल के एक सेल में। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा उनमें एनर्जी प्रोडक्शन होता होगा, एटीपी प्रोडक्शन होता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है बच्चों, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें भी 2 मेम्ब्रेन है एज ऑफ, जैसे कि हमने पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट में, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। थोड़ी सी कुछ डिफरेंट चीजें हैं, बताऊंगा आपको, यहाँ से स्ट्रक्चर वगैरह आप देख लोगे इसका। इसमें जो एक इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टे। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ स्ट्रक्चर को आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाओ। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करना शुरू किया, ये बनाया मैंने एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई बच्चों, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन। इसमें एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं क्या, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी इनको बोला जाता है। क्रिस्टा, क्रिस्टी, ये वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही कुछ इनर फोल्डिंग्स जो हैं वो दूसरी जगह आपको देखने के लिए मिलेंगी गोल्जी अपैरेटस में, जिनको बोला जाता है सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने और क्रिस्टी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्रिस्टी। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इसके अंदर का जो ये खाली स्पेस है इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये है इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बाद इसमें देखो आपको कुछ और चीजें बताऊं, यहाँ पर अपना इसका कुछ और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। नॉर्मल सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 80S का होगा, यहाँ पर जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होगा। इसके बाद इसमें और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, अगर आपको बताऊं, यहाँ पर इसका अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए के ऊपर आपका एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम इसको बोलते हैं किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ये चीज है। इसके बाद इसमें यहाँ पर जो इसकी क्रिस्टी है, यहाँ पर कुछ इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको F1 F0 स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। और ये F1 F0 स्ट्रक्चर्स जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, एटीपी प्रोडक्शन के। इन्हीं में एटीपी प्रोडक्शन होती है। तो गाइज ये आपको समझ में आया होगा अभी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का फंक्शंस की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया तो जितने भी ऑलमोस्ट एटीपी हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। ऑलमोस्ट, दूसरी जगह से भी बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं वो अलग प्रोसेस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एटीपी कहां से बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से बनेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोग बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए बोला जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उन सबका सिंथेसिस, अमीनो एसिड का सिंथेसिस ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसमें बहुत सारा डीएनए भी प्रेजेंट है जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें एक चीज है यहाँ पर विटेलोजेनेसिस, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूं, इसको आपको सर्च करके लिखना है, बताना है कि ये क्या है, oocytes में क्या होता है इसका। और इसमें प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हेम प्रोटीन, जो कि हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम एंड मायोग्लोबिन भी इसमें बनती है, सिंथेसाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तक हमारा कंप्लीट हो गया गाइज। इस लेक्चर में अभी इतना ही करते हैं हम, और आगे के लेक्चर में हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ेंगे, कुछ और बाकी के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नोट्स आपको पता है फ्री में मिल जाएंगे, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स मिल जाएंगे। आगे के लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, सबको शेयर कर दीजिए, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको अच्छे शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच पाए, वो भी एकदम फ्री में। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।